Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स जिसको मिल गया है उसका पहला C295 एयरक्राफ्ट। साथ ही हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन पोलो के बारे में, किस तरीके से हैदराबाद फाइनली इंडिया के पास आया। साथ ही हम डिस्कस करेंगे 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के बारे में, दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं COP28 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में जिसमें कुछ नई चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट वील बी टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइन कर लिया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेगस नर्व डिसफंक्शन के बारे में और इसका क्या कनेक्शन है कोविड-19 से। और लास्टली हम देखेंगे रबर कल्टीवेशन जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लरिश कर रहा है, क्या है, कैसा है, सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। फर्स्ट आर्टिकल जो आप देख रहे हैं इसे इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। हम बात करने वाले हैं इंडिया को मिल चुका है एयरफोर्स को अपना C295 एयरक्राफ्ट। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर चलूँ तो आपको ये समझना होगा इंडिया एक्वायर कर रहा है लगभग 56 C295 एयरक्राफ्ट को सितंबर 21 में, जो कि रिप्लेस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एवरो फ्लीट को। ठीक है, पहले जो 16 एयरक्राफ्ट हैं ये असेंबल किए जाएंगे सेविलाइन स्पेन के द्वारा और उन्हें डिलीवरी किया जाएगा इंडिया को। इसके बाद के जो फॉलोइंग 40 एयरक्राफ्ट्स आपको देखने वो मिलेंगे वो इंडिजीनियसली यहाँ पर बनाए जाएंगे। दैट मीन्स इंडिया यहाँ पर बात करेगा आत्मनिर्भर भारत के बारे में। सो पहले ये जो आपको सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है इसको डिज़ाइन किया गया है बाय दी एयरबस डिफेंस फैसिलिटी जो कि सैन पाब्लो एयरपोर्ट लोकेटेड है सेविलिन स्पेन के अंदर। आगे अगर हम बात करें तो जो रिमेनिंग 14 हैं उनको यहाँ पर हमें अगस्त 2025 के आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे। जो रिमेनिंग 40 C295 हैं इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा एक पार्टनरशिप में जिसमें आपको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और FAL वडोदरा गुजरात ये दोनों मिलकर इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स हम आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया का पहला अपने आप में एयरस्पेस प्रोग्राम होगा जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू यहाँ पर कवर करने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि हमेशा अपनी एरोनॉटिक्स के लिए जिसकी अथॉरिटी मानी जाती थी वो पॉलिसी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। और फाइनली जो प्रोडक्शन है एयरक्राफ्ट्स का उसके अंदर आपको प्राइवेटाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो एयरक्राफ्ट है इनका फ़्लाइट एंड्योरेंस की अगर आप अकेले बात करेंगे तो 11 घंटे का फ़्लाइट एंड्योरेंस आपको देखने मिलेगा। और साथ ही ये मल्टी रोल ऑपरेशन करने के लिए जाने जाते हैं सारी वेदर कंडीशन में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये सुपीरियर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनको टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है और ये लगभग 71 ट्रूप्स को एक साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है या 50 पैरा ट्रूप्स को। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। दैट मीन्स जो रिफ्यूलिंग है उसको अबव एयर ही यहाँ पर कर दिया जाएगा। दैट मीन्स इसे बार बार लैंड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अलॉन्ग विद दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एयर टैंकर विच इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फैसिलिटी बिकॉज ये डिलीवर कर सकता है लगभग 6000 kg ऑफ गैसोलीन। ठीक है, टू फिक्स एंड रोटेटरी विंग रिसीव्स बाय एडिंग अ डिटेचेबल रिफ्यूलिंग किट। आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसे AEW के नाम से जाना जाता है वो भी आपको देखने मिलेगा। दैट मीन्स इसके अंदर एक कटिंग एज रडार है जो कि 360 डिग्री का एक कवरेज देता है जिसकी वजह से पूरे एयर स्पेस का एक 360 डिग्री इमेज हमें मिल जाता है और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वेरिएंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात करें तो ये अपने आप में एक वाटर बॉम्बर है।
That means it can transformed into a water bomber that can put out forest fire with up to 7,000 liters of water. So आप देखिए इसका जो रोल है वो मल्टी फंक्शनल मल्टी डायमेंशनल आपको देखने के लिए मिलेगा. Along with that, it is armed with the ISR facility, that means intelligence services and reconnaissance facility आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी. ओके, मेडिकल इवैक्यूएशन करना हो, एयर ड्रॉपिंग करनी हो, पैरा ट्रूप्स को छोड़ना हो, ट्रूप्स को यहाँ पर ले जाना हो, या स्पेशल मिशन या डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में काम करना हो, मैरीटाइम पेट्रोलिंग की बात करनी हो, उन सभी में आपको C295 देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ओके, चलिए बात करते हैं दूसरे आर्टिकल के बारे में. हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन पोलो को. 13 सितंबर से लगभग 18 सितंबर तक चलने वाला ये एक इंसिडेंट इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है. कारण क्यों, 75 साल हो चुके हैं इस ऑपरेशन पोलो को. ये वही ऑपरेशन है जिसे पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पुलिस एक्शन बोला था देन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो आप याद रखेंगे, अगर कभी आपसे पुलिस एक्शन पूछ लिया जाए या ऑपरेशन पोलो पूछ लिया जाए तो दोनों यही हैं. 13 सितंबर 2023 ने मार्क कर दी है 75 साल ऑपरेशन पोलो को, जो कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री सिग्निफिकेंट है, जिसको लिया गया था अंडर इंडियन आर्मी इन 1948. ठीक है, जिसके लिए जो प्रिंसली स्टेट है हैदराबाद की, उसको हमारे पास लेकर आया जा सके. फाइनली हुआ क्या, आर्मी ने एक यहाँ पर पूरा का पूरा ये फोर्स चलाया, जिसके अंदर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है इन्होंने सरेंडर कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के सामने, और फाइनली सितंबर 1948 को यहाँ पर सरेंडर कर दिया. इसीलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास बन जाता है. 13 तारीख को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था और 18 तारीख को यहाँ पर ये आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा. अगर हम इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट की बात करें या कुछ इसके बैकग्राउंड को समझना चाहें तो देखिए, एक कंडीशन होगी जिसमें आपको देखने मिलेंगे हैदराबाद के निज़ाम, जिनका नाम है मीर उस्मान अली शाह. ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मना कर दिया कि भाई ना मैं इंडिया के साथ मिलना चाहता हूँ ना पाकिस्तान के साथ, एंड आई विल रिमेन इंडिपेंडेंट. ओके, एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट. लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल हिंदुस्तान के बीचों बीच, ना ही पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर लगा रहा है ना सीमा. ऐसे में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था. यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया के साथ इन नवंबर 1947. अब एक सवाल आता है कि भाई जब इंडिया ने स्टैंड स्टिल साइन कर लिया था तो क्या ज़रूरत थी हमें ऑपरेशन पोलो करने की. देखिए, हैदराबाद जो कि एक पॉपुलस और प्रॉस्पेरस स्टेट है, डेक्कन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. प्रीडोमिनेंटली इसमें हिंदू मेजॉरिटी आपको देखने मिल जाएगी, लेकिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुस्लिम रूलर्स के हाथ में था. अलॉन्ग विद दैट, स्टेट की कोई भी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं लग रही थी, और उसके बाद भी जो निज़ाम उस्मान अली शाह हैं, इनके रिलेशन जो थे पाकिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे. निज़ाम का जो फोर्स है, स्पेशली अगर हम रज़ाकार्स की बात करें, इन्होंने एक टेंशन क्रिएट कर दी थी, एक क्रॉस बॉर्डर रेड्स ये करने लगे थे यहाँ पर, जो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक इशू बन गया था. Also, what they did, they overtures to Pakistan and their intention was to create an independent state within India. अब आप सोचिए, इंडिया के सेंटर में एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना कितना खतरनाक था. रिजल्ट क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन को समझते हैं. तो हैदराबाद की फोर्सेस की बात करें तो हैदराबाद मिलिट्री में लगभग 25,000 से भी ज़्यादा ट्रूप हमें देखने मिलेंगे, जिनके पास लिमिटेड ट्रेनिंग थी, रेडीनेस थी. राजकर्स आपको देखने मिल जाएंगे, नंबर्स ऑफ पोस्ट यहाँ पर माइनर मिलिट्री चैलेंजेस हमें देखने मिल जाएंगे. इंडिया की तरफ अगर हम बात करें तो इंडिया को लीड कर रहे थे उस समय मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे ऑफ 1 आर्मर्ड डिवीजन, जिन्होंने इंडियन फोर्सेस को यहाँ पर लीड किया था. इंडियन आर्मी ने बहुत मल्टी डायरेक्शनल ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई. प्राइमरी असल्ट था वो यहाँ पर आपको देखने मिला वेस्ट से, जिसे लीड किया जा रहा था बाय दी 1 आर्मर्ड डिवीजन, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. ये
पूरा का पूरा फोर्स नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को यहाँ पर देख रहा था। इसी के अलावा एक स्मैश फोर्स था, जो किल फोर्स था, वीर फोर्स था, जो कि वेस्टर्न थ्रस्ट को हमारे लीड कर रहे थे। एडिशनली अगर हम बात करें औरंगाबाद, जबलपुर और ईस्टर्न फ्रंट से भी यहाँ पर काम किया जा रहा था, और साथ ही सदर्न थ्रस्ट से भी विजयवाड़ा के आसपास से ये काम किया जा रहा था। कंक्लूजन क्या हुआ, देखिए निज़ाम ने अनाउंस कर दिया सीज फायर 17 सितंबर 1948 को। सितंबर 18 को मेजर जनरल चौधरी एंटर होंगे हैदराबाद में, और मेजर जनरल इल इद्रुसो जो कि यहाँ पर निज़ाम की तरफ से आर्मी को लीड कर रहे थे, ये यहाँ पर सरेंडर कर देंगे। मेजर जनरल चौधरी यहाँ पर सब्सिक्वेंटली अपॉइंट कर दिए जाएंगे एज दी मिलिट्री गवर्नर ऑफ हैदराबाद। ओके और इसी के साथ आप देखेंगे सो फाइनली ऑपरेशन पोलो यहाँ पर ख़त्म होगा, और ये मिल जाएगा आकर किसके पास, इंडिया के पास। यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट या अनसंग हीरो हैं, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। हलविंदर बच्चीतर सिंह of 2 Sikh was posthumously awarded with the first Ashok Chakra of independent India. That is why it is very very important. आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि पहला अशोक चक्र इंडिपेंडेंट इंडिया को किसे दिया गया था, तो हलविंदर बच्चीतर सिंह को यहाँ पर दिया गया था। He sacrificed his life on the September 13 while advancing toward the Naldurg of the part of Hyderabad state. इसी के साथ आई वॉन्ट कि आप इस पूरे मैप को बहुत ध्यान से समझें, तब आपको समझ में आएगा कि वाई हैदराबाद वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं डिसएंटेंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। हम डिस्कस करेंगे COP 28 के बारे में। देखिए इस बार का जो COP 28 है, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं, इसको अनाउंस कर दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC के द्वारा, कि ये इनॉग्रेट हो जाएगा नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक दुबई के अंदर। ओके COP 26 जैसे हमें पता है बहुत सारी अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं। दिस इज़ द 28th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू दी UNFCCC, और यहाँ पर बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के बारे में। अगेन यहाँ पर एक विन विन अपील की जा रही है कि जो हमारा एनर्जी टारगेट है इसे बढ़ाकर करना आवश्यक है हमें 3 गुना ज़्यादा। अगर हम 2021 से के एक डेटा को देखें, जहाँ पर जो ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी थी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इट वॉज 3026 गीगावाट, या हम इस तरीके से बोल सकते हैं 39% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द सोर्सेज। वहीं अगर हम बात करें पिछले साल की, तो जो RES था वो केवल और केवल आपको 28% देखने के लिए मिलेगा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी 28% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। हाइड्रो पावर्स की बात करें जो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, वही सोलर और विंड की बात करें तो केवल 36% आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बात की जा रही है ट्रिपलिंग ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का मतलब है कि लगभग 9000 गीगावाट, जो कि एक्सीड कर जाएगी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन 2021। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि सोलर और विंड एनर्जी से ही इसको यहाँ पर लिया जाएगा। दैट मीन्स दिस वुड रिक्वायर जनरेटिंग ऑफ 13,000 TWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज अलोन, विच मीन्स 38% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका आपको यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेज के तहत देखने के लिए मिलेगा। अब जो रीजनल डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में वो भी अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की बात करें तो ये हर कंट्री में अलग है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे चाइना, इंडिया, ये यहाँ पर आपको रैपिड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ देखने मिलेगी। वहीं आप डेवलप्ड नेशंस की बात करें जैसे EU हो गया, US हो गया, यहाँ पर ये जो डिमांड है, ये जो ग्रोथ है, ये कंपैरेटिवली स्लो है। विच मीन्स अगर हम इसको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जो ग्रोथ रेट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 2010 और 2019 के बीच में, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई देखने मिलेगा आपको डेवलपिंग नेशंस लाइक चाइना एंड इंडिया, लेकिन बहुत कम देखने मिलेगा EU या फिर US के रीजन्स में। अब यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। एक तो आपको रीजनल डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसी के साथ अगर हम बात करें
ट्रिपलिंग चार्जेस के लिए क्या और हमें चैलेंजेस देखने मिलेंगे। तो देखिए, अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इफ़ दे डोंट फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी, दे विल नीड रिलेटिवली स्मॉलर एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, दे वुड नीड अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ट्रिपलिंग टारगेट। सो ऑन एंड और अगर हम बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट करती हुई नज़र आएगी। इसी के लिए जो ओरिजिन है COP28 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट का, यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर क्या प्रपोर्शन होगा, किस तरीके से इसे डिसाइड किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी से दूर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसीलिए जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक इनइक्विटेबल आउटकम्स के लिए यहाँ पर बात कर रही है। ये सजेस्ट कर रहा है कि जो डेवलपिंग रीजन्स है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्डन यहाँ पर इनके ऊपर ही आने वाला है कंपैरेटिव टू द डेवलप्ड कंट्रीज़। वहीं अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया ने रिसेंटली अनवील कर दिया था अपना एक प्लान, जहां पर वो 250 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अगले 5 सालों में देखने वाले हैं। ये जो इनिशिएटिव है, ये इंडिया के गोल टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 का पार्ट आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर बिट किया जा रहा है कि 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इट विल बी इन्वाइटेड एनुअली फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 अंटिल द फाइनेंशियल ईयर 27-28। ये प्लान यहाँ पर आपको देखने मिलेगा उस अनाउंसमेंट का जिसे COP26 में किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कि इंडिया 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अटेन करेगा फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030 इटसेल्फ। ओके, चलिए, ये बात होगी आपके आर्टिकल के बारे में। थोड़ा UNFCCC के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे साइन किया गया था 1992 में एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या जिसे रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। UNFCCC की बात करें सो इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन द 21 मार्च 1994 और इसके बाद 197 कंट्री प्रेजेंट डे में इसका पार्ट बनी हुई हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो पेरेंट ट्रीटी है 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और 97 का क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करना, डेंजरस जो इम्पैक्ट हो सकते हैं इकोसिस्टम को, उसको यहाँ पर कम करना, UNFCCC का आपको काम देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात आ जाती है तो आखिर कॉप का क्या रोल है। देखिए, ये जो कॉप है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एक अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है UNFCCC की। कॉप हर साल यहाँ पर मिलता है अनलेस द पार्टी डिसाइड्स अदरवाइज। सो जो पहली कॉप मीटिंग हुई थी वो बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में 1995 में, दैट मीन्स इमीडिएटली आफ्टर द UNFCCC वॉज फॉर्म्ड। सो कॉप यहाँ पर मिलता है, हर साल आपको देखने मिल जाएगा, अलग अलग कंट्रीज़ इसको यहाँ पर होल्ड करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। 1995 जो कि पहला था जर्मनी, दूसरा था 1997 जिसे आप क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2002 इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है 2002 का, COP8, ये COP8 था, ये कंडक्ट हुआ था न्यू दिल्ली में और इसे ही दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। 2007 अगेन इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बाली इंडोनेशिया में ये किया गया था। 2015 जिसे हम COP21 के नाम से जानते हैं या जिसे आप पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वही टाइम है जहाँ पर डिसाइड किया गया था जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा इन द प्री इंडस्ट्रियल टाइम, और उसकी जो लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखी जाएगी। साथ ही ये वही पर्टिकुलर एग्रीमेंट है जहाँ पर रिच नेशंस को मेंटेन करने होंगे $100 बिलियन USD एवरी ईयर टू फंड प्लेज बियॉन्ड द ईयर 2020। ओके, इसी के बाद 2016 में आपको मैराकश एग्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर लॉन्च किया गया था मैराकश पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन। 2017 जर्मनी में फिर से हुआ था और इसके बाद
आपको 2019 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था, और यहाँ पर खैर कोई खास कॉन्क्रीट डिसीजंस नहीं लिए गए थे, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉप्स जो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं नए पोस्ट ऑफिस बिल के बारे में। नया पोस्ट ऑफिस बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है राज्यसभा में मॉनसून सेशन में, आपको देखने मिलेगा, जो कि रिप्लेस करने वाला है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, हम एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो मेन फोकस है वो देखने मिलेगा आपको, जो सर्वर है, जो प्लेटफॉर्म है डिलीवरिंग वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जो ट्रेडिशनल मेल सर्विसेज हैं, उनसे हटकर यहाँ पर कोई अप्रोच हमें देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। यहाँ पर जो बिल है ये एम्पावर कर रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को। ठीक है, ये यहाँ पर एक अथॉरिटी ग्रांट कर रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज को कि वो रेगुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड विद एनी एक्टिविटी जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज के लिए ज़रूरी हो। साथ ही ये इनेबल कर रहा है एक फ्लेक्सिबिलिटी, जो सर्विस चार्ज कैसे होने चाहिए, क्या चीज़ हैं जिसे आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, ओके, क्या चीज़ें जिन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट सर्वेलेंस और सिक्योरिटी प्रोविजन की, तो नया बिल ऑथराइज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं पोस्टल आइटम्स को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल, भाई कोई ऐसी इलिसिट चीज़ है जिसको यहाँ पर पोस्टल के थ्रू भेजा जा रहा है, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेशनल सिक्योरिटी को लेकर यह अधिकार होगा, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी को लेकर यह अधिकार होगा कि ये ऐसे पोस्टल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर स्मगलिंग और अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुरियर फर्म्स की, तो जो इंडियन पोस्ट है ये 15% से भी कम का मार्केट यहाँ पर कवर करे हुए हैं अगर आप कंपेयर करेंगे कुरियर एक्सप्रेस या पार्सल इंडस्ट्री की। ठीक है, वहीं आप देखेंगे तो इंडियन पोस्टल जो है वो एक इंटरसेप्शन का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे कोई लेजिस्लेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कुरियर फर्म्स का यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही हम बात करें डिजिटल एड्रेसिंग एंड जियो सपाइटल कोऑर्डिनेशन की, तो ये बिल एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक स्टैंडर्ड फैसिलिटी करेंगे, फैसिलिटी यहाँ पर क्रिएट करेंगे ताकि जो भी आइडेंटिफायर्स हैं, जो भी पोस्टल कोड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके ताकि डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर इन्हेंस हो सके। ओके, दैट मीन्स डिजिटल कोड्स या जियो सपाइटल कोऑर्डिनेशन की मदद से यहाँ पर सॉर्टिंग और आइडेंटिफिकेशन का जो टाइम है जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता था उसे लिमिट करने की बात की जा रही है। साथ ही इस बिल में एलिमिनेट किया जा रहा है उन प्रोविजंस को जो ग्रांट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस इन दी कन्वेइंग एंड परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विसेज फॉर लेटर्स। ये प्रोविज़न यहाँ पर लॉस्ट कर देगा अपनी जो इमरजेंस ऑफ कुरियर सर्विसेज है 1980s की, उसको यहाँ पर ख़त्म करने वाला है। ये बिल यहाँ पर रिमूव कर देगा एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द डेफिनेशन ऑफ लेटर एंड डॉक्यूमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्टल सर्विसेज। चलिए, ये बिल जब तक एक्ट नहीं बन जाता हम उसको यहाँ पर अभी तक के लिए पॉज कर देते हैं, देखेंगे क्या डिसीजन लिया जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। समझ लेते हैं इंडियन पोस्ट के बारे में, जिसे आप पोस्ट या पोस्ट ऑफिस के नाम से भी बोलते हैं। एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोस्टल सिस्टम है इन अक्रॉस द इंडिया। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर काम करता है और मिनिस्ट्री जो इसको डील करती है इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो इसको यहाँ पर डील करेगी। जो इंडियन पोस्ट का रूट है उसको हम 1766 के वॉरेन हेस्टिंग के ड्यूरेशन में यहाँ पर कवर कर सकते हैं अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो इनिशिएट है पोस्टल सर्विसेज इंडिया का ये 1766 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही लिया गया था। इनिशियली अगर हम बात करें तो ये कंपनी मेल के नाम से डील करता था, लेकिन 1854 में जब लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड आया तो आपको एक सिग्निफाइड पोस्टल सिस्टम इंडिया में देखने के लिए मिलेगा जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। इट वॉज बेसिकली मोडिफाइड इनटू द सर्विस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन।
और इसी के साथ लॉर्ड डलहौजी 1854 के बाद एक यूनिफिकेशन यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, जहाँ पर पोस्टेज के रेट जो कॉन्सेप्ट है उसको एक यूनिवर्सलाइज्ड कर दिया जाएगा। दिस मीन्स दैट द पोस्टेज रेट्स वर स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, और यहीं से जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो एक यूनिफाइड वे में हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगी। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के बारे में बात करें, पोस्टल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 को यहाँ पे इनैक्ट कर दिया गया। ये एक्ट इसने रिपील कर दिया 1837 के पोस्ट ऑफिस एक्ट को, और हमारे सामने एक नया एक्ट देखने के लिए मिल गया। बेसिकली इसने क्रिएट क्या किया, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर दी, जिसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी ओवरसीइंग पोस्टल ऑपरेशन करने के लिए अक्रॉस द एंटायर कंट्री। और इसी के साथ डीओपी का आना एक लेगेसी क्रिएट कर देगा 150 साल से ज़्यादा की, जिसमें आप बोल सकते हैं कि दुनिया का ओल्डेस्ट पोस्टल सिस्टम अगर आपको कहीं देखने मिलेगा सो इट वाज इन इंडिया। डीओपी यहाँ पर डाइवर्स टाइप की सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, जो कि इंडियन सिटीजन्स को मल्टीपल वेज में प्रॉफिट देंगी। ये सर्विसेज ट्रेडिशनल मेल डिलीवरी से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज हो सकती थी। साथ ही अगर हम बात करें, एक वास्ट नेटवर्क यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का डेवलप किया गया। डीओपी का मुख्य काम था फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पर प्रमोट करना, ठीक है, डिपॉजिट्स अकाउंट को बढ़ाना, स्मॉल सेविंग स्कीम्स को बढ़ाना, और इसी के साथ डीओपी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जैसी चीज़ों या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखने मिल जाएगा, और वर्ल्ड में एक लेगेसी क्रिएट करेगा 150 साल से भी ज़्यादा बड़े इतिहास की। दैट मीन्स ये एक गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करने लगा इन इंडिया to disbursing various benefits and payments on the behalf of government of India to its citizens। चलिए बात करने वाले हैं हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड सिस्टम के बारे में। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अनाउंस कर दिया है ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द नेशनल जुडिशियल डेटा इंटीग्रेशन, जो कि एक रियल टाइम एक्सेस देगा टू एनी केस फाइलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए कुछ की हाईलाइट्स के बारे में समझ लेते हैं, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक नेशनल रेस्पिरेटरी है डेटा का, जिसमें सारी डिटेल्स आपको रिलेटेड विद एनी केस, क्या पेंडिंग केस है, उनका रिजोल्यूशन टाइम कितना है, पूरे भारत भर में किसको रिजॉल्व किया जा चुका है, पेंडेंसी कितनी है, इन सभी का पूरा डेटा हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। बेसिकली ये जो सर्वर है एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है फॉर एंटायर जुडिशियल इंफॉर्मेशन। आगे अगर हम बात करें तो ये जो मूव है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि जो रेगुलर अपडेट्स हैं केसेस से रिलेटेड, ठीक है, वो एक तो उनको अपडेटेड रखना, साथ ही एक इजी एक्सेस जो डेटा का है, किसी केस का है, उसका डिस्पोजल क्या था, इनिशिएशन क्या था, पेंडेंसी कितनी है, इन सभी के बारे में भी आइडेंटिफाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बेसिकली यहाँ पर जो डेटा है इसको मल्टीपल वेज में कैटेगराइज किया जा सकता है, लाइक टाइप, केस का टाइप कैसा है, किस साल में हुआ है, किस स्टेज पे है, क्वेरम का क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा एनजेडीसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का, आप देखेंगे एक कोऑर्डिनेशन देखने मिल जाएगा विद इन जुडिशरी इटसेल्फ, जहाँ पे जितनी भी डिसीजन हैं वो एक ही जगह पर आपको देखने मिलेंगे। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, सिंगल डेटा सोर्स यहाँ पर होगा, दैट मीन्स अथॉरिटेटिव सोर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही जो भी रिसर्चर्स हैं उनको एक लेवरेज मिल जाएगा, क्योंकि हाई क्वालिटी का डेटा एक ही स्थान से यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। देखिए, एक और डेटा एक फिगर के साथ आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है 64,854 रजिस्टर्ड पेंडिंग केसेस और 15,490 अनरजिस्टर्ड केसेस हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 583 इट इंक्लूड्स 583 3 judges bench matter, 288 5 judges bench cases, 21 7 judges benches case and 135 9 judges benches reference in all the civil matters। ऐसे में एनजेडीजी का यहाँ पर आना अपने आप में एक यूनिफाइड पोर्टल यहाँ पर क्रिएट कर देगा, और ई कोर्ट जो प्रोजेक्ट है हमारा इंटीग्रेशन सुप्रीम कोर्ट का जो एनडीजीसी के साथ हो जाएगा, इसके तहत हमें एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो हमारा इनिशिएटिव है वो आसानी से देखने के लिए मिले। चलिए बात कर लेते हैं ई कोर्ट के बारे में, आखिर ये होता क्या है।
देखिए, ई कोड जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम्ड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जहाँ पर इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्नाइज करना है। इनका मुख्य उद्देश्य है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके, एक एक्सेसिबिलिटी आपको देखने मिल जाए और इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में आपको एक एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है ई कोर्ट्स का ये है डिजिटाइजेशन ऑफ द केस रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल ई फाइलिंग की फैसिलिटी होगी, लिटिगेशन की फैसिलिटी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखने मिल जाएगी। इनफैक्ट एडवोकेट ऑल्सो कैन फाइल केसेस एंड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। सो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर द केस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कोर्ट। दैट मीन्स जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज किया जाएगा, डेटा इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होगा सो दैट विद द जस्ट वन क्लिक अवे पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर हम बात करें तो जो ई कोर्ट है ये क्लोजली लिंक आपको देखने मिलेंगे नेशनल जुडिशियली डेटा ग्रिड से, जो कि एक सेंट्रलाइज रेस्पिरेटरी है ऑफ जुडिशियल डेटा फॉर ऑल द लेवल ऑफ जुडिशरी। चलिए एनजेडीजी की बात करें सो बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझ चुके हैं। इसको फिर भी एक डिटेल में देख लेते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है जहाँ पर जितने भी ऑर्डर हैं, जजमेंट हैं, केस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एनजेडीजी में देखने मिल जाएंगी। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट इसका पार्ट नहीं था, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो ज्वाइन द एनजेडीजी। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, ऑर्डर हैं, केस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी अब आपको नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में उसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली ये ई कोड प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है, एक डेटाबेस तैयार करता है सो दैट जस्ट वन क्लिक अवे डेट के साथ, टाइम के साथ, केस के टाइप के साथ और उसकी पेंडेंसी के साथ उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह देखने के लिए मिल जाएगी। सो विद दिस इमेज यू कैन सी हाउ द एनजेडीजी वर्क आपको देखने मिल जाएगा। कितने केसेस हैं देखिए, ड्रिल डाउन, पेंडिंग केसेस, डिस्पोजल केसेस, अलर्ट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज हियर जस्ट वन क्लिक अवे। सो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं वेगस नर्व डिसफंक्शन के बारे में। देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारी चीज़ें यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए बहुत सारी बार बार कुछ एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं, कुछ अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो वेगस नर्व डिसफंक्शन है उसका कोई ना कोई कनेक्शन है कोविड-19 के साथ। बेसिकली हमें सबसे पहले समझना होगा आखिर वेगस नर्व डिसफंक्शन होता क्या है। वेगस नर्व्स की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ पेयर ऑफ नर्व जो कि रन करती है फ्रॉम द ब्रेन स्टेम थ्रू द नेक, चेस्ट एंड स्टमक। ठीक है, सो आप इसकी स्टार्टिंग होगी ब्रेन स्टेम से, आपकी नेक को क्रॉस करती हुए चेस्ट और चेस्ट से स्टमक में देखने के लिए मिल जाएगी। सो बेसिकली हम इसे बोले तो ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आर रिलैक्सेशन, हमारी हार्ट रेट को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, हमारी डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखना। सो फर्स्ट सी दिस इमेज, आपको समझ में आएगा किस तरीके से इलेक्ट्रोड, वेगस नर्व्स और पल्स जनरेटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए वेगस नर्व्स क्या हैं तो आप सीधा आंसर देंगे पेयर ऑफ नर्व्स हैं, दो नर्व हैं जो कि हमारे दोनों साइड ऑफ बॉडी में आपको देखने मिलेंगी, जो ब्रेन स्टेम के थ्रू नेक, चेस्ट और स्टमक तक जाती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट हो जाती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, रिलैक्सिंग, रेस्टिंग द बॉडी, रेगुलेटिंग द फंक्शंस जैसे हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन एट्सेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करना। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर वेगस नर्व्स के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च करी क्यों जा रही है। देखिए जो वेगल नर्व्स हैं ये लॉन्गेस्ट कार्नियल नर्व्स हैं जो कि ब्रेन को कनेक्ट करती हैं टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से बेसिकली ये कनेक्ट करती हुई जब जाती हैं तो ये बहुत सारे दूसरे एरियाज़ जैसे नेक, हार्ट, लंग्स, एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी यहाँ पर ये कवर करती हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन हब क्रिएट कर देती हैं। ये जो नर्व है ये 75% ऑफ द नर्व फाइबर जो हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के उसको यहाँ पर कवर करती हैं। दैट मीन्स they facilitating bi-directional communication between the brain and the body itself।
हेल्थ इम्प्लीकेशन है। देखिए रिसर्चर्स ने एक्सप्लोर किया है कि इनको अगर स्टिमुलेट करके रखा जाएगा तो ये एक तरीके से सेंसरी सुपर हाईवे क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि ये आपके नेक को, आपके हार्ट को, आपके लंग्स, आपके एब्डोमिनल, इनफैक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आपके ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ओके, अगर इनमें किसी भी तरीके का कुछ ट्रिगर आपको देखने मिलेगा नर्वस सिस्टम में, तो वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हुई नज़र आ सकती हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इनका कोविड-19 के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए एक स्टडी है जो सजेस्ट करती है कि जो कनेक्शन है वेगस नर्वस डिसफंक्शन का पोस्ट कोविड-19 कंडीशन के बाद, जिसे हम पीसीसी बोल देते हैं, या कोविड के बाद, पेशेंट्स ने यहाँ पर फील करा है कि जो वेगस नर्वस डिसफंक्शन है, यहाँ पर आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, सो जो रिसर्चर्स ने इन्होंने फाइंड किया कि वेगस नर्व कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स जैसे पेशेंट में परसिस्टेंट डिस्फोनिया, दैट मीन्स हॉर्सेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, डिस्फेगिया जिसे सॉलुम डिफिकल्टी हम बोलते हैं, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या अचानक से हार्ट रेट का बढ़ जाना, गैसेस्ट्रेनाइल डिस्टर्बेंस, ये सभी हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आगे इस स्टडी में पता चलता है कि दोज विद द पीसीसी वर मोर लाइकली टू हैव वेगस नर्व रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है, सो जिनको भी कोविड-19 से रिलेटेड कोई चीज़ हो चुकी है, एक पोस्ट कोविड-19 कंडीशन जिनकी देखने के लिए आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको इस तरीके के सिम्टम्स देखने मिलेंगे कंपैरेटिव टू दोज पीपल हु हैड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड दोज आर नॉट इन्फेक्टेड। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझना होगी। एक और चीज़ समझ लीजिए कि नेचुरल वेगस और नर्व्स स्टिमुलेशन में क्या एक डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये वर्ड यहाँ पर लिखा है, जो न्यूमरस नेचुरल मेथड हैं जो मानी जाती हैं कि वो स्टिमुलेट करती हैं हमारी वेगस नर्व को। सबसे पहले मेडिटेशन, ठीक है, हम लॉन्गर एक्सहेल करते हैं देन इनहेल, एक्सरसाइजेज जैसे फिजिकल एक्टिविटी जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी, हमिंग एंड सिंगिंग हमारी नेचुरल वेगस को यहाँ पर इम्प्रूव करती, कोल्ड एक्सपोजर, कोल्ड पैक्स को हम अपने फेस पर या फिर आइस वाटर को यहाँ पर लगते हैं तो भी आपकी जो वेगस नर्व्स हैं ये आपको स्टिमुलेट होती हुई नज़र आ जाएंगी। हालांकि देखिए एक और चीज़ है कि कई बार ये बोला जाता है कि ठीक है हम वेगस नर्व को आर्टिफिशियली यहाँ पर इम्प्लांट कर देंगे, तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन जो है ये बिल्कुल उसी तरीके से है, लाइक वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, और इट शुड नॉट रिप्लेस कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। सो यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव ट्रीटमेंट देखने मिल जाएगा इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन, जो कि जिसमें रिक्वायर होती है रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, पोटेंशियल थेरेपेटिक इफेक्ट्स। वेगस नर्व स्टिमुलेशन की बात करें तो यहाँ पर डिवाइस शुड only be used under medical supervision due to their influence on heart rate, blood pressure, abdominal, etc. ओके, सो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पर फॉलो करना आवश्यक हो जाते हैं जब वेगस नर्व स्टिमुलेशन डिवाइसेस को यहाँ लगाया जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। रबर बोर्ड टू इंक्रीज एरिया अंडर द रबर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर आर्टिकल क्या बात कर रहा है। देखिए रबर बोर्ड इंडिया ने कोलैबोरेट किया है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जहां पर पूरा का पूरा फोकस है रबर के कल्टीवेशन को इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम समझ लेते हैं रबर प्लांटेशन के बारे में। देखिए रबर प्लांटेशन के अंदर कल्टीवेशन, रबर के ट्रीज़ का उनका एक्सट्रैक्ट करना, रबर को निकालना जैसा, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। रबर ट्रीज़ की बात करें तो ये स्पीशी हैवी बर्सिवेनाइसिस जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है उससे मानी जाती हैं। रबर लेटेक्स इसको यहाँ पर हार्वेस्ट किया जाता है ताकि कहाँ से, जो बार्क होती हैं यहाँ से लेटेक्स फ्लो होता है, इसको कंटेनर में जमा किया जाता है, फिर इसमें प्रोसेसिंग के थ्रू इसमें एक नेचुरल रबर बनाई जाती है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो रबर ट्रीज़ आपको यूजुअली ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जहां पर हायर रेनफॉल आपको देखने मिलेगा और एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर देखने मिलेगा वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए आवश्यकता होती है लेकिन लगभग 1500 से लेके 2500 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर।
आगे अगर हम बात करें तो ये ड्राई पीरियड में भी आपको लेटिक्स को आसानी से कोगुलेशन किया जा सकता है। आइडियल टेम्परेचर हमें 20 डिग्री से लेकर 34 डिग्री के आसपास देखने मिल जाएगा। वहीं अगर हम सॉइल की बात करें तो सैंडी, लोल और लेटराइट सॉइल इसके लिए सूटेबल मानी जाती हैं, बट दे शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड गुड फर्टाइल। पीएच लेवल की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक नेचर की जो सॉइल होती हैं लाइक सैंडी, लोमी, लाइटराइट सॉइल, जिनका पीएच 6 से लेकर 6.5 तक आपको देखने मिलेगा, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। रबर प्लांटेशन एरियाज़ की बात करें इंडिया में तो केरला लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है, जो कि आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सारी कंडीशंस हैं जो इसको चाहिए वो देखने मिल जाएंगी। केरला में ही अगर हम बात करें तो कोट्टायम, पत्थनामिट्टा और कोलम आपको इसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वो अपने रबर कल्टीवेशन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और साथ ही त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर माना जाता है रबर प्रोडक्शन का इंडिया में। अलॉन्ग विद दैट कर्नाटका और वेस्ट बंगाल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये 2 सवाल हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिनका जवाब आप हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर दे सकते हैं। प्रोसेस आप सभी को पता है, यू हैव टू राइट योर आंसर, जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।